नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हैरी स्कैरी टेल्स में। आज मैं आप सभी के लिए सब्सक्राइबर की भेजी एक और डरावनी कहानी लेकर आ गया हूँ। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय की बात है, एक छोटे से गांव में सोनिया और बिट्टू रहते थे। गांव का नाम टकलागढ़ था। गांव का नाम वहां के टकले पुरुषों के कारण था। जो भी लड़का 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेता उसके पश्चात टकला हो जाता था। इसका भी एक बड़ा कारण था जिससे कि पुरुष टकले हो रहे थे, और वो कारण कोई और नहीं बल्कि वहाँ की एक लंबे बालों वाली चुड़ैल थी जिसने सभी पुरुषों के बाल गायब कर जीना हराम कर रखा था। पर वो महिलाओं के बाल नहीं लेती थी क्योंकि वो स्वयं भी एक महिला थी, तो महिलाओं के बाल मोह को समझती थी। पर उनके बालों में लगने वाला तेल को वो अक्सर चुरा ले जाया करती थी। सारा गांव वाले उससे बहुत परेशान थे, पर कोई भी कुछ नहीं कर पाता था। बहुत सारे तांत्रिक आए पर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए क्योंकि उसकी शक्तियां उसके लंबे बालों में थी जिसे वो तेल और पुरुषों के बाल चुराकर लंबे कर रखे थे। अब जब तक कोई उसके बालों को काट नहीं लेता तब तक उसकी शक्तियां खत्म नहीं होती हैं। वही इन सब बातों से सोनिया और बिट्टू को कोई मतलब नहीं था। दोनों अपनी ही धुन में रहते और सारा दिन स्कूल जाने से पहले और आने के बाद धमा चौकड़ी करते रहते। शरारती में बिट्टू आगे रहता और अपनी बड़ी बहन सोनिया को अपनी शरारत से खूब परेशान करता। कभी उसके बाल खींचता तो कभी सोए हुए में चेहरे पर रंग लगा देता। फिर सोनिया के उठते ही दोनों की भाग दौड़ शुरू। मम्मी देखो ना, दीदी कैसी बंदरिया लग रही है, हा हा हा। हंसते हुए भागते हुए बिट्टू बोला, मम्मी देखो आपके लाडले ने मेरी कैसी हालत बना दी है। रुक तुझे अभी बताती हूँ, कहकर सोनिया पीछे भागती है। बिट्टू भागता भागता अपने पड़ोस वाली चाची से टकरा जाता है और सोनिया के पकड़ में आ जाता है। सोनिया उसके बाल पकड़कर कान खींचती है और कुटाई भी करती है। बेचारा बिट्टू दीदी से कुटाई खाकर मन ही मन खींचकर रह जाता है और सोचता है अब की ऐसी तरकीब लगाऊंगा ना तो भी सोचती रह जाएगी दीदी, पहले रोऊं या मरूं। फिर घर चले जाते हैं दोनों, और रात को जब सो रहे होते हैं तभी वो लंबे बालों वाली चुड़ैल आती है और सोनिया के बालों में लगाने वाले तेल की बोतल लेकर चली जाती है। क्योंकि बिट्टू की उम्र अभी केवल 16 वर्ष ही हुई थी तो उसके बाल फिलहाल बच गए। जब वो 18 का हो जाएगा तब वो चुड़ैल इसके बाल भी ले जाएगी। अगले दिन सुबह जब सोनिया बालों में तेल लगाने के लिए तेल ढूंढती है तो उसे नहीं मिलता। इस बात से परेशान होकर वो अपनी मम्मी से पूछती है। उन्होंने भी देख लिया पर सोनिया का तेल कहीं नहीं मिल रहा था। तब सोनिया कहती है, मम्मी बिट्टू ने ही छुपाया होगा, कल मैंने इसकी कुटाई जो कर दी थी। ये सुनकर तो बेचारा वो रुआसू होकर बोला, नहीं मम्मी सच्ची में मैंने नहीं छुपाई, दीदी तो हमेशा मुझे गलत समझती है। हाँ मैं मानता हूँ कि मैं हमेशा उसको परेशान करता रहता हूँ, पर मैंने इस बार कुछ नहीं किया है और मैं मदद भी करूँगा ढूंढने में, कहकर वो भी ढूंढने लगता है। पर वो तेल का बोतल कहीं नहीं मिलता। तब मम्मी कहती है, हो ना हो तुम्हारे तेल की बोतल उस चुड़ैल ने ही ली है। ये सुनकर बिट्टू चीखता हुआ कहता है, क्या? नहीं मम्मी ऐसा नहीं हो सकता। सोनिया कहती है, क्या मतलब नहीं हो सकता? बिट्टू कहता है, अरे दीदी मतलब अभी तो मैं छोटा हूँ ना, तो वो हमारे घर कैसे आ सकती है? क्यों नहीं आ सकती? वो तुम्हारे बाल नहीं मेरे तेल की बोतल लेकर गई है। हाँ पर उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा
तुझे कब से मेरी इतनी फिक्र होने लगी, वो भी मेरे बालों की, जिसे तू हमेशा खींचता रहता है। तभी तो फिक्र हो रही है ना दीदी। अब अगर तुम्हारे बाल ही नहीं होंगे तो मैं किसके खींचूंगा, कहकर जोर से हंसने लगता है। अब मैं फिर से कुटाई करूंगी तेरी, कहकर मुंह बना लेती है। इतने में बाहर हल्ला सुनाई देने लगता है तो सब बाहर आकर देखते हैं। बाहर बहुत बड़ी भीड़ लगी थी। भीड़ को चीरकर बिट्टू देख आता है और घर वालों से भी देखने चलने को कहता है। सब देखते हैं कि पूरे रास्ते पर लंबे लंबे बाल बिखरे पड़े हैं। सब आपस में बात कर रहे होते हैं कि अरे किसके बाल हैं, कहीं चुड़ैल का ही तो कोई काम नहीं है। बिट्टू सुनकर कहता है, अरे दीदी देखो, लगता है बिना तेल के तुम्हारे बाल झड़ने लगे हैं। तभी सोनिया कान खींच लेती है उसके। ये देखकर उसकी मम्मी चुप रहने का इशारा करती है। सबने बाल कहाँ से आ रहे हैं ये पता करने के लिए उस दिशा में जाने का फैसला किया और बालों के पीछे जंगल तक पहुँच गए। जंगल भी पूरे बाल और तेल की बोतलों से भरा हुआ था। वहाँ एक कोने पर काले कपड़ों में लगा हुआ कोई बैठा हुआ दिखा। पास गए तो उसने अचानक सबकी ओर देखा तो सब उसे देखकर डर गए। अरे ये तो लंबे बालों वाली चुड़ैल है। तभी तेज हवा के झोंके से चल के सर पे चोला हट जाता है और सबकी आंख देखकर फटी की फटी रह जाती है। तभी बिट्टू कहता है, अरे ये लंबे बालों वाली चुड़ैल नहीं, ये तो टकली चुड़ैल है। सब सुनकर हंसने लगते हैं। तभी वो चुड़ैल गुस्से में आकर चिल्लाने लगती है, चुप रहो तुम सब, समझे, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं, जिसने भी किया है मेरे साथ। तभी सोनिया को देखकर कहती है, इसी तेल के कारण मेरे सारे बाल झड़ गए। कल रात मैंने इसी का तेल लिया था। तभी सोनिया कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो वही तेल लगाती हूँ, मेरे बाल तो कभी नहीं झड़े। मैं वापस आऊंगी, कहते हुए चुड़ैल जंगल के कुएं के अंदर चली जाती है और वो अपने आप बंद हो जाता है। तभी बिट्टू कहता है कि उसी ने सोनिया के तेल में केमिकल मिला दिया था, कुटाई का बदला लेने के लिए, जिसे चुड़ैल ने लगा लिया और उसके बाल झड़ गए, जिससे चुड़ैल की शक्तियाँ खत्म हो गई। इस बात से सब उसे शाबाशी देते हैं। सोनिया कहती है, अच्छा तो इसलिए तुझे इतनी फिक्र हो रही थी मेरे तेल की। अगर वो चुड़ैल नहीं ले जाती तो उसकी जगह पर मैं टकली होती। रुक, तुझे आज मैं टकला करती हूँ, कहकर बिट्टू को दौड़ाने लगती है और वो भागते हुए कहता है, दीदी तुम तो क्या, मेरे बाल तो अब वो टकली चुड़ैल भी नहीं ले जा सकती। गांव वाले सुनकर हंसने लगते हैं और इस तरह से वो गांव चुड़ैल के आतंक से मुक्त हो जाता है। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। कहानी आप लोगों को कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, आज की दूसरी कहानी शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हैरी स्कैरी टेल्स में। मेरा नाम हैरी है। आज मैं आप सभी के लिए एक और बेहद डरावनी कहानी लेकर आ गया हूँ। ये कहानी हमें भेजी है हमारे ही सब्सक्राइबर ने। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। सोनू बेटा, कहाँ हो सोनू? आंचल अपने 10 साल के बेटे सोनू को ढूंढती हुई आवाज लगा रही थी। सारा घर देख लिया लेकिन इस लड़के का कहीं कुछ पता नहीं है। आंचल परेशान होकर अखबार पढ़ते विनोद को बोली, सुबह से लगा होगा अपने दोस्तों के साथ खेलने में, आस पास ही होगा, आ जाएगा, तुम परेशान मत हो। मैं बेवजह परेशान नहीं हो रही विनोद, मैंने उसके दोस्तों से भी पूछ लिया, उनके साथ नहीं है सोनू। वो सब कह रहे थे कि वो तो आज गया ही नहीं उनके पास खेलने। इस बार आंचल थोड़ा रुआसू स्वर में बोली, ठीक है तुम चिंता मत करो,
मैं बाहर देखकर आता हूँ। विनोद ने आंचल को दिलासा देते हुए कहा और अखबार को वहीं टेबल पर रखकर बाहर चला गया। आंचल की नजर अचानक ही अखबार पर पड़ी, जिसके ऊपर के पन्ने में अचानक शहर से बच्चे के गायब होने की खबर छपी थी। आंचल इस खबर को पढ़कर और भी ज्यादा परेशान हो गई। क्या हुआ, कुछ पता चला? आंचल ने विनोद की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखते हुए पूछा, जिसके जवाब में विनोद ने सर हिलाकर नहीं कहा। ये देखते ही आंचल फूट फूट कर रोने लगी। विनोद ने उसे संभालते हुए कहा, परेशान मत हो, हमारा सोनू आ जाएगा। विनोद, कहीं किसी ने उसका किडनैप तो नहीं किया? मैंने आज अखबार में देखा, शहर से बच्चे अचानक गायब हो रहे हैं। कौन कर रहा है ये सब? आंचल थोड़ी गंभीर होते हुए बोली। अगर ऐसा होता तो फिरौती के लिए फोन तो आता ना, अब तक नहीं आया तो इसका मतलब ऐसा नहीं है, विनोद समझाते हुए कहता है। कल वो नए कीबोर्ड को लेकर बहुत खुश था और हाँ, मैंने देर रात उसके कमरे में खटखट की आवाज भी सुनी और मैंने सोनू को कहा भी कि बहुत देर हो गई, सो जाओ। थोड़ा सोचते हुए आंचल ने कहा, फिर क्या हुआ था, याद करो। विनोद ने ऐसे आंचल से आगे पूछा जैसे उसे कोई सुराग मिल गया हो। फिर शायद वो सो गया, क्योंकि आवाज आनी बंद हो गई तो मैं भी सो गई। फिर मैंने सुबह से एक बार भी सोनू को नहीं देखा। कहते हुए फिर से आंचल फूट फूट कर रोने लगी। चलो फिर से कमरे में देखते हैं, शायद कुछ पता चले। कहते हुए विनोद सोनू के कमरे की तरफ गया। ये कीबोर्ड कहाँ से आया? क्या तुमने उसे दिया? टेबल पर रखे अजीब से दिख रहे कीबोर्ड की ओर देखते हुए विनोद ने आंचल से पूछा। नहीं, मैंने नहीं दिया, ये उसे घर के बाहर कहीं से मिला, जिसे वो कल ही लेकर आया और उसके लिए इस कीबोर्ड को लेकर इतनी खुशी की वजह से मैंने मना नहीं किया और रख लेने दिया। आंचल ने कहा, फेंको इसे, पता नहीं क्यों तुमने रख लिया इसे, कितना अजीब है ये। कहते हुए विनोद ने जैसे ही कीबोर्ड को फेंकने के लिए उठाया तो उसमें से आवाज आने लगी, मम्मी मम्मी, पापा मुझे बचाओ, मैं यहाँ हूँ इसके अंदर। कीबोर्ड से सोनू की आवाज सुनकर विनोद और आंचल और अधिक घबरा गए। आंचल ने सोनू को आवाज लगाते हुए पूछा, कहाँ हो, दिख क्यों नहीं रहे? मम्मी, मैं इस कीबोर्ड के बटन में हूँ, मम्मी प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। सोनू ने कीबोर्ड के अंदर से कहा। बेटा, तुम वहाँ कैसे पहुँच गए? हम तुम्हें कैसे बाहर निकाल सकते हैं? क्या तुम कुछ बता सकते हो? विनोद ने कीबोर्ड की तरफ देखते हुए कहा। विनोद और आंचल परेशान हो गए थे, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा था जिससे कि सोनू को उस कीबोर्ड से निकाल सके। विनोद ने सोचा शायद इस कीबोर्ड में ही यहाँ से निकलने का कोई राज छुपा हो और कीबोर्ड की तरफ हाथ बढ़ाया तो सोनू की आवाज आई, नहीं पापा, आप इसे मत टच कीजिए, नहीं तो आप भी अपने नाम के अक्षर वाले बटन में कैद हो जाएंगे। विनोद कुछ देर सोचने के बाद बोला, अच्छा सोनू, क्या तुम्हें याद है कि पहले तुमने इस कीबोर्ड पर कौन सा बटन प्रेस किया था और कौन से बटन को दबाने के बाद तुम कैद हुए? जरूर किसी एक बटन से ही तुम कैद हुए होगे और ये बात पता होनी चाहिए हमें कि आखिर वो बटन कौन सा है। पापा, मैं कुछ टाइप कर रहा था, इसलिए वो बटन कौन सा है ये मैं भी नहीं जान सका और मुझे कुछ याद भी नहीं आ रहा। सोनू ने कीबोर्ड में से कहा, क्या टाइप कर रहे थे तुम? कुछ तो याद करो, कुछ तो याद करके बताओ। क्या कोई बुक से देखकर टाइप कर रहे थे या कोई पेपर टाइपिंग? विनोद ने फिर से सोनू से पूछा। पापा, मुझे इस कीबोर्ड के साथ ही एक पेपर का टुकड़ा भी मिला था जिस पर कुछ बड़ा लिखा था और उसके पीछे के पन्ने पर इसे टाइप करो लिखा था।
कौन सा पेपर का टुकड़ा? अब कहाँ है वो पेपर का टुकड़ा? विनोद सोनू की बात सुनकर हरकत में आ गया और टेबल पर ढूंढने की कोशिश करते हुए बोला, पापा वो अब वहाँ नहीं है, आप मत ढूंढिए उसे। सोनू की आवाज से निराशा साफ झलक रही थी। बेटा तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो कि मैं यहाँ ना ढूंढूं? अगर यहाँ नहीं है तो कहाँ है वो पेपर? विनोद अब सोनू की बातों से परेशान हो चुका था, लेकिन फिर भी वो खुद को संभालते हुए बोला, क्योंकि अब सोनू को बचाने के लिए जो भी करना होगा उसे ही करना होगा। आंचल तो सोनू की आवाज कीबोर्ड के अंदर से सुनकर ही बेहोश हो गई। पापा वो पेपर वहाँ है जहाँ मैं हूँ, सोनू घबराते हुए बोला। तो फिर पढ़कर बताओ उसमें क्या लिखा है? विनोद हड़बड़ाता हुआ बोला। पापा मैं नहीं पढ़ सकता, सोनू ने जवाब दिया। सोनू तुम क्या कह रहे हो? ठीक से बताओ, तभी मैं तुम्हें वापस ला सकता हूँ। विनोद अपने सर पर परेशान होते हुए तेजी से हाथ फिराते हुए सोनू से कहता है, पापा मैं जहाँ पर हूँ वहाँ सामने एक बंद दरवाजा है, और जब मैं कैद हुआ था तब मैंने वो पेपर को पकड़ रखा था, इसलिए वो भी मेरे साथ ही यहाँ आ गया। लेकिन फिर यह मेरे हाथ से छूट गया और उड़कर दरवाजे के उस पार चला गया। जब मैं यहाँ आया था तब ये दरवाजा खुला था, फिर पेपर के जाने के बाद अपने आप ही बंद हो गया। सोनू ने एक सांस में ही सब बोल दिया। तो फिर तुम उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करो और वो पेपर ले आओ, विनोद ने सोनू से कहा। नहीं पापा मैं वहाँ नहीं जाऊंगा, दरवाजे के उस पार से बहुत डरावनी आवाजें आ रही हैं। पापा मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है, आप मुझे यहाँ से ले जाइए, सोनू रोता हुआ बोला। विनोद काफी देर तक सोचने के बाद मन में कहता है कि सोनू को बचाने का अब एक ही तरीका है कि मुझे भी इस कीबोर्ड के अंदर जाना होगा। और फिर विनोद कीबोर्ड पर अपनी उंगलियां फिराने लगा। कुछ देर के बाद विनोद भी उस कीबोर्ड में कैद हो गया और उसके सामने भी एक दरवाजा था, लेकिन उसका दरवाजा बंद नहीं था बल्कि खुला था। इधर सोनू को उसके पापा का कोई जवाब नहीं मिलने से वो बहुत डर गया और रोने लगा। उसके रोने की आवाज विनोद को आने लगी, जिससे वो ये समझ गया कि कैद होने के बाद भी वो दोनों एक दूसरे को सुन सकते हैं। सोनू रो मत बेटा, तुम्हारे पापा आ रहे हैं तुम्हारे पास, तुम रोना नहीं, विनोद ने रोते हुए सोनू से कहा। विनोद ने सोनू को चुप कराकर अपने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ा दिए। उस दरवाजे के पार घना अंधेरा था, इसलिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। दरवाजे के अंदर जाते ही वो बंद हो गया और अब उसके सामने एक घना जंगल था, जहाँ से अजीब आवाज आने लगी। लेकिन विनोद बिना डरे आगे बढ़ने लगा। उसने देखा कि जंगल से एक हल्की सी रोशनी आ रही थी। वो उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। जब विनोद उस रोशनी के पास पहुंचा तो ये देखकर हैरान हो गया कि वो रोशनी एक अजीब से दिख रहे जानवर की आंखों से आ रही थी। उस जानवर का मुंह एक भेड़िए के जैसा था और शरीर किसी शैतान की तरह। उसकी एक लंबी पूंछ भी थी, जिस पर चारों तरफ मोटे मोटे पेड़ों की टहनी जैसे कांटे लगे थे, जिससे वो शिकार को पकड़कर खा रहा था। और वो अपनी आंखों का प्रयोग शिकार को आकर्षित करने के लिए कर रहा था। विनोद ने देखा कि एक बड़े से बकरे का आकार का जानवर को वो बहुत बुरी तरह से नोच नोच कर खा रहा था और साथ ही एक डरावनी आवाज निकाल रहा था, जिससे पूरा जंगल गूंज रहा था। विनोद ये सब एक पेड़ के पीछे से छिपकर देख रहा था और उसकी नजर से बचकर भागने की सोच रहा था कि तभी वो जिस पेड़ पर छिपा था उसमें हरकत होने लगी। विनोद घबरा गया, उससे दूर हट गया, जिससे उस अजीब से जानवर की नजर विनोद पर पड़ गई और वो विनोद की तरफ
अपने कांटेदार पूंछों से वार करने लगा। इससे पहले कि विनोद उस जानवर से बचता, वो पेड़ सा दिखने वाला जानवर, जिसे पेड़ समझकर विनोद छुपा था, उस अजीब से जानवर के 2 टुकड़े कर देता है, जिससे उस जानवर की चमकदार आंख बाहर निकलकर विनोद के पास लुढ़क कर आ गई। विनोद को कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। वो बुत की तरह एकदम चुपचाप खड़ा था और उस अजीब जानवर की आंख उसके पैरों के पास पड़ी थी। उस पेड़ वाले जानवर ने अजीब जानवर के टुकड़े से बह रहे नीले रक्त को अपने जबड़े में डालने लगा। अब विनोद को समझ आ गया था कि वो पेड़ सा दिखने वाला जानवर असल में रक्त पीने वाला पेड़ है। वैसे तो वो अपनी जगह से जा नहीं सकता था, लेकिन अपनी मजबूत टहनियों की मदद से मुझ तक पहुंच सकता है। विनोद सोच ही रहा था कि अचानक पेड़ की टहनियां उसकी तरफ बढ़ने लगी। विनोद उस अजीब से जानवर की आंख उठाकर भागने लगा, क्योंकि वहां बहुत अंधेरा था और इन आंखों की मदद से उसे रास्ता ढूंढने में आसानी होगी। विनोद भागता हुआ उस पेड़ की टहनियों से दूर निकल गया, लेकिन अब आगे उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। वो भागता हुआ एक ऊंची जगह पर पहुंच गया, जिसके आगे खाई और पीछे वो जंगल था जहां से भागकर आया था। विनोद इससे पहले कि कुछ सोच पाता, उसका पैर फिसल गया और वो खाई में जा गिरा। खाई में गिरकर वो एक बंद कमरे के पास पहुंच गया। उसके पास जो आंख थी, उसकी रोशनी से उसे उस दरवाजे के पास एक पेपर का टुकड़ा दिखा। वो समझ गया कि हो ना हो ये वही पेपर तो नहीं। उसने उस पेपर को उठाकर देखा, जिस पर लिखा था, इसे टाइप करो। अब वो दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो दरवाजा नहीं खुला। अब विनोद सोचने लगा कि क्या करें, कैसे इस दरवाजे को खोलें। बिना उस पार जाए वो कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि और कोई रास्ता भी नहीं था। विनोद परेशान होकर अपना बायां हाथ कमर पर और दायां हाथ ठोड़ी पर रखकर इधर उधर टहलते हुए सोचने लगा। तभी उसे दरवाजे पर 2 आंखों का आकार दिखा, जो कि खाली था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ताला हो। फिर विनोद को याद आया कि उसके पास उस अजीब से जानवर की 2 आंखें हैं, कहीं ये इस दरवाजे की चाबी तो नहीं। फिर उसने बिना देर किए झट से अपनी जेब से उन आंखों को निकाला और दरवाजे पर बने उस आंख के आकार में लगा दिया। आंख लगते ही दरवाजा खुल गया। जब वो दरवाजा खुला तो उसने देखा कि उस पार 2 और दरवाजे थे। उसने सोचा कि अब वो क्या करे, कौन से दरवाजे को खोले और कैसे। फिर उसे याद आया कि सोनू उसे सुन सकता है, तो पहले आवाज लगाकर पता कर सकता है कि सोनू इसमें से किस दरवाजे के पीछे है या नहीं। सोनू बेटा, तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? विनोद आवाज लगाता है। हाँ पापा, लेकिन आपकी आवाज मुझे बहुत नजदीक से आ रही है। क्या आप यहाँ आ गए हो? सोनू की आवाज आई। हाँ बेटा, मैं आ गया हूँ, तुम घबराना नहीं, हम दोनों यहाँ से जल्द ही निकल जाएंगे, विनोद ने सोनू से कहा। विनोद बहुत उम्मीद से एक दरवाजे को खोलने की कोशिश करता, जिसमें से उसे लगता है कि उसने सोनू की आवाज सुनी थी, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुला। तो उसने सोनू से दरवाजे को खोलने को कहा। पहले तो सोनू मना करता है, फिर बाद में विनोद के समझाने पर खोलता है तो उसे वहाँ उसके पापा नहीं मिलते हैं, बल्कि उसके सामने वही कीबोर्ड था जो वो कल घर लेकर आया था। बस फर्क इतना था कि ये कीबोर्ड उसके घर वाले से बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि कोई भी आराम से उसके बटन में खड़ा हो सकता था। सोनू वहाँ अपने पापा को ना पाकर वापस भागने की सोचता है, लेकिन वो जिस दरवाजे से आया था वो बंद हो चुका था और वो अपने नाम के लेटर एस पर खड़ा था। वो जैसे ही वहाँ से हटने की कोशिश करता तो वो एस लेटर तेजी से हिलने लगता, जिसके कारण वो वहीं पर खड़ा हो गया। वहाँ विनोद एक दरवाजा नहीं खुलने से परेशान हो गया और सोनू को खोलने को कहने पर भी नहीं खुला, तो वो फिर से सोनू को आवाज देने लगा,
लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। पर दूसरे दरवाजे को खोलने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसके खोलने से पहले ही दरवाजा अपने आप ही खुल गया और एक तेज हवा के झोंके से वो कीबोर्ड के बटन के ऊपर पहुंच गया, जो कि उसके नाम के पहले लेटर बी था। फिर जब वो आगे मुड़ा तो उसे एस बटन पर सोनू दिखाई दिया। जब तक सोनू ने भी विनोद को देख लिया था। बेटा घबराना नहीं, पापा आ गए हैं, अब हम जल्दी ही यहाँ से निकल जाएंगे, विनोद ने सोनू से कहा। विनोद जैसे ही सोनू के पास जाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाता तो वो बटन जिस पर विनोद खड़ा था वो डगमगाने लगा। तो सोनू ने बताया कि इस तरह से उसने भी कोशिश की तो उसके साथ भी यही हुआ। अब विनोद सोचने लगा कि कैसे यहाँ से जल्दी निकले। उसे एक बात समझ में आ गई थी कि ये सब कीबोर्ड से स्टार्ट हुआ था तो खत्म भी इसी से होगा, लेकिन कैसे ये नहीं पता था। बहुत सोचने के बाद विनोद ने सोनू से कहा कि हमें किसी भी तरह से इंटर बटन पर जाना होगा, क्योंकि हमने टाइप तो कर लिया था लेकिन इंटर बटन को प्रेस नहीं कर सकते थे। शायद इससे कोई रास्ता निकल आए। फिर विनोद ने सोनू से एक सांस में ही उस बटन तक भागकर जाने को इशारा किया और दोनों तेजी से हिलते डुलते बटनों के बीच ही भागने लगे। ये बटन इतनी ऊंचाई पर था कि उसके चारों तरफ खाई जितनी गहराई थी। विनोद एक बटन से दूसरे बटन तक कूदता हुआ इंटर बटन तक जैसे ही पहुंचा, बाकी के बटन अपने आप ही खाई में गिरने लगे, जिसके कारण सोनू को एंटर बटन तक आने में बहुत परेशानी होने लगी। सोनू जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था उसका बटन एक एक करके गिरते जा रहा था और जब वो आखिरी बटन तक पहुंचा तो अचानक ही उसका वो बटन जिस पर सोनू खड़ा था गिर गया और सोनू की एक जोरदार चीख के साथ सब शांत हो गया। ये देखकर विनोद की हिम्मत टूट गई और वो एंटर बटन पर घुटने के बल दम से बैठ गया और सर पर हाथ रखकर रोने लगा। तभी उसे सोनू की आवाज आई, पापा मुझे ऊपर खींचो, मैं यहाँ हूँ। सोनू की आवाज ने मानो विनोद के शरीर में जान डाल दी। वैसे तो वो झट से खड़ा हो गया और सोनू को आवाज लगाता हुआ बटन के आखिरी छोर पर आया तो देखा सोनू किसी तरह उस बटन के छोर पर लटका हुआ था। फिर विनोद ने सोनू को जल्दी देखकर खुशी से अपने दोनों हाथों से आंसू पोंछे और सोनू को खींचकर ऊपर ले आया और जोर से गले लगा लिया। फिर वो एंटर बटन दोनों के प्रेस करने पर धीरे धीरे गायब हो गए और वो कीबोर्ड भी गायब हो गया। अब सोनू और विनोद दोनों कमरे में थे। इस अचानक होने वाली घटना की वजह से सोनू बेहोश हो गया, जिसे बाद में विनोद ने बिस्तर पर सुला दिया और उस रहस्यमय कीबोर्ड को घर से दूर कूड़े में फेंक आया। अगली सुबह जब सोनू जागा तो उसने अपने मम्मी पापा से कहा, मम्मी पता है मैंने न कल एक बहुत रोमांच और डरावना सपना देखा जिसमें मैं एक रहस्यमय कीबोर्ड में कैद हो गया था। फिर पापा ने वहां आकर मुझे बचाया। मेरे पापा मेरे सुपर हीरो हैं, है ना पापा? सोनू की बात सुनकर विनोद मुस्कुरा दिया तो आंचल ने कहा, दिन भर धमा चौकड़ी करेगा और रात में उल्टे फुलटे सपने देखेगा, बस पापा को ही हीरो बनाएगा। हा हा हा। तुम्हें इसके सपने से परेशानी है या इसके सपनों में मेरे हीरो बनने से? विनोद ने आंचल को चिढ़ाते हुए कहा। विनोद की बात से फिर दोनों हंसने लगे। फिर विनोद ने सोनू से कहा कि कभी भी किसी भी अनजान चीज को घर नहीं लाना, उसे जो भी चाहिए अपने पापा या मम्मी से कहे। सोनू ने हमेशा इस बात को मानने की बात कही और फिर अपनी धुन में खेलने लगा। तो दोस्तों कहानी बस यहीं तक थी। कहानी आप लोगों को कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। टिप टिप करती हुई बारिश जब धरती पर पड़ी मानो धरती की युगों युगों की प्यास मिट गई। मधु किचन की खिड़की से देख रही थी। ओह ये बारिश कितनी अच्छी लग रही है, मुझे भी भीगना है, पर पहले ये गाजर का हलवा तो बना लूं। अपने आप में ही बड़बड़ाती हुई मधु कलछी चला रही थी।
सब दीपा की पसंद का बना हुआ है और बारिश भी उसे बहुत पसंद है। सोचते हुए मधु ने किचन का काम खत्म किया और बाहर आंगन में आ गई। दोनों बहन बारिश में भीगती हुई खूब धमाल करती थी। आज वो आने वाली थी तो बारिश भी शुरू हो गई। पूरे 5 साल बाद दीपा इंडिया आ रही थी। उसकी छोटी सी बहन पढ़ने के लिए मधु ने अमेरिका भेज दिया था। माँ बाप तो पहले ही स्वर्ग सिधार गए थे। 29 साल की मधु को एंटीक चीजों का शौक था और उसकी आर्टिफिशियल ज्वेलरी की शॉप थी। बाप दादाओं की जमीन बेचकर उसने दीपा को पढ़ाने बाहर भेजा था। बारिश में अभी मधु भीगने का आनंद उठा रही थी कि जैसे कोई ठंडी हवा का झोंका उसे छूकर गुजरा। एक जानी पहचानी सी छुअन का एहसास हुआ, जैसे कोई अपना छूकर गुजरा हो। वो अभी इस एहसास में खोई हुई थी कि अकेले अकेले ही बारिश का मजा लिया जा रहा है। यहाँ तो एक सुरीली आवाज को सुनकर मधु पलटी और मुस्कुरा पड़ी। दीपा, तू आ गई मेरी बहन। दोनों गले लग गई एक दूसरे के। कितनी सुंदर हो गई है तू अमेरिका जाकर। मधु उसे छू छू कर देख रही थी। और आप दी, आप तो हमेशा से बहुत खूबसूरत लगती हो, दीपा प्यार से बोली। हट पगली, कुछ भी बोलती रहती है। चल अंदर, तेरे पसंद का खाना बनाया है। 1 मिनट दी, आपके लिए एक सरप्राइज है। आकाश। सामने गाड़ी से एक हैंडसम नौजवान जिसकी आंखों पर काला चश्मा लगा हुआ था निकला। दीपा दौड़ती हुई उसके गले लग गई और उसका हाथ पकड़कर मधु के पास ले आई। दी, मीट माय लव लाइफ, आकाश खुराना। एंड आकाश, दिस इज माय मधु दी, माय एल्डर सिस्टर। मधु के कान सुन पड़ गए थे और आंख धुंधली, क्योंकि जो सामने था वो सच नहीं हो सकता था। आकाश इतने सालों बाद, नहीं, ये मुमकिन नहीं हो सकता। अचानक उसे चक्कर आए और वो गिरने लगी। इससे पहले कि वो जमीन पर गिरती, 2 मजबूत हाथों ने उसे थाम लिया और उसके कानों में सरगोशी करते हुए आवाज आई, इतनी जल्दी गिरने नहीं दूंगा तुम्हें। मधु की आंख फटाक से खुल गई और उसके चेहरे से दहशत झलकने लगी। दी, क्या हुआ आपको? आंखें खोलो। आकाश, देखो ना, दी को क्या हो गया? दीपा घबराहट में मधु को हिलाने लगी। रिलैक्स दीपा, वो ठीक हैं, चलो अंदर ले चलते हैं इन्हें। आकाश ने अपनी गोद में मधु को उठा लिया और अंदर ले चला। मधु की आंख पथराई हुई थी मगर दिल में हलचल मची हुई थी। आकाश ने मधु को सोफे पर लेटा दिया और दीपा को पानी लाने को कहा। दीपा दौड़ती हुई किचन चली गई। तुम? मधु बस इतना ही कह पाई। हाँ, मैं ही हूँ आकाश, मेरी जान। कोई शक है तुम्हें? आकाश ने मधु के होठों पर अंगुली फिराते हुए कहा। मधु ने गुस्से से उसके हाथ पर झटका और उठ खड़ी हुई। दी, आप उठ गई, लीजिए पानी। दीपा ने पानी का गिलास मधु को पकड़ा दिया। आपको हुआ क्या था दी? बस ऐसे ही चक्कर आ गए थे शायद, मधु ने बहाना बना दिया। आकाश कुटिलता से मुस्कुराया। इसका मतलब आप अपना ध्यान ठीक से नहीं रखती। चलिए डॉक्टर को दिखा लेते हैं, कहीं कुछ और बात तो नहीं है? दीपा ने शक जताया। ना, नहीं, बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ है? मैंने तेरे लिए कितना कुछ बना कर रखा हुआ है, चल कुछ खा लेते हैं। आर यू श्योर? आप बिल्कुल ठीक हो? हाँ, अब चल, खाना ठंडा हो जाएगा वरना। चलो आकाश, खाना खा लेते हैं, दीपा ने आकाश की बाजू पकड़ते हुए कहा। मधु ने आकाश को घूर कर देखा लेकिन कुछ नहीं बोली। दी, मैं फ्रेश होकर आती हूँ, तब तक तुम दोनों बात करो। इतना कहकर दीपा वॉशरूम चली गई। मधु बस मुस्कुराकर रह गई। बहुत ही प्यारी लड़की है दीपा। हाउ डेयर यू, मेरी बहन से दूर रहो वरना। चचा, मैं तो खुद दूर रहना चाहता हूँ, पर तुम्हारी बहन ही मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाकर ले आई यहाँ। आकाश ने होठों पर जुबान फिराई। बदतमीज, मधु ने गुस्से से कहा। आकाश धीरे धीरे मधु के करीब जाने लगा। मधु पीछे हटने लगी। वो आगे बढ़ता गया। आखिरकार मधु को रुक जाना पड़ा क्योंकि पीछे दीवार थी। आकाश आगे आया। मधु को दोनों कंधे से पकड़कर
अपना मुंह उसकी गर्दन की तरफ ले गया। ओह, वो पुरानी खुशबू, आकाश ने उसकी गर्दन को सूंघते हुए कहा। मधु ने उसे धक्का दिया और भाग गई। वाह दी, कितना सुंदर लग रहा है, घर किसी महल जैसा। मधु केवल मुस्कुरा दी और किचन में चली गई। यमी, गाजर का हलवा बहुत टेस्टी है। आकाश, तुम भी खाओ ना प्लीज। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये तो मेरा भी फेवरेट है। आकाश ने रहस्यमयी ढंग से मधु की तरफ देखा तो वह दूसरी तरफ देखने लगी। आकाश बहुत सारा खाना खा रहा था, रुक नहीं रहा था। मधु ने भी खाना शुरू किया, लेकिन एक चम्मच खाते ही अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कि उसका पेट भर गया है, जरूरत से ज्यादा। उसके पेट में दर्द होने लगा था। वो एकदम से उठी और वॉशरूम चली गई। वहाँ उसने उल्टी कर दी। जैसे ही बाहर निकली, क्या हुआ मधु जी, तबीयत तो ठीक है, खाना तो खा लीजिए, आकाश ने कहा तो मधु ने उसे घूरा। बर्तन धरते हुए दीपा ने पूछा, दी, आकाश कैसा लगा आपको? मधु से प्लेट छूट गई और नीचे गिरकर टूट गई। तुम्हें आकाश कहाँ मिला पहली बार? मधु ने जानना चाहा। 1 साल पहले अमेरिका में। बहुत अच्छा लड़का है, आई रियली लव हिम, दीपा ने चहकते हुए कहा। ओह चलो तुम आराम करो, थक गई होगी सफर से। थैंक यू दी, यू आर द बेस्ट। दीपा चली गई। मधु ने जल्दी बर्तन रखे और बेसमेंट में चली गई। वहां पहुंचकर उसने एक पुराना संदूक में रखा एक आईना निकाला और एक चाकू से अपनी उंगली काटकर थोड़ा सा रक्त उस पर चढ़ाया। एक एक आईने में दृश्य उभरने लगा। उसने देखा कि उसकी बहन दीपा बारिश में ड्राइविंग कर रही थी। कपड़े वही हैं जो उसने आज पहने हुए थे। अचानक उसकी गाड़ी के सामने कोई खड़ा हो गया। दीपा ने ब्रेक लगाए और फुर्ती से गाड़ी से नीचे उतरी। सड़क पर कोई औंधा पड़ा हुआ था। उसने घबराकर उसे सीधा किया। मधु ने देखा वो आकाश था। जैसे ही उसने आंख खोली, दीपा उसकी तरफ देखते ही स्टैचू की तरह बैठ गई। आकाश ने अपनी आंख डरावनी से सामान्य कर ली और जोर से हंसने लगा। तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो 1 साल से, समझ गई? दीपा ने सिर हिला दिया। आकाश गाड़ी में सवार होकर बोला, चलो सरप्राइज देते हैं अपनी मधु को। इसके बाद आईना साफ हो गया। तो इस तरह से वो मेरे घर में घुस आया है, क्योंकि मेरे घर में कोई बुरी आत्मा नहीं आ सकती। तो इसने दीपा की अच्छाई का सहारा लिया। लेकिन मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी आकाश, मधु ने अपने दांत चबाते हुए कहा। उसने आंख बंद की और कुछ बुदबुदाते हुए आईने पर हाथ फेरा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने फिर कोशिश की, पर आईना कुछ नहीं दिखा रहा था। वो गुस्से में आईने को पटकने वाली थी कि उस पर एक दृश्य उभरने लगा। मधु सड़क पर खड़ी चक्कर काट रही थी और बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी। कुछ देर बाद एक बाइक आकर रुकी और उस पर से एक हैंडसम लड़का उतरा। मधु आईने के करीब आ गई। ये तो आकाश है, पर ये आईना अतीत में जो हुआ वो क्यों दिखा रहा है? उसने आईने में देखा कि मधु और आकाश एक दूसरे के गले मिले और बाइक पर बैठकर किसी रेस्टोरेंट में कॉफी पीने लगे। जानते हो तुम कितना लेट हो? यार क्या करूं मैं, ऑफिस में काम ज्यादा था तो थोड़ा लेट हो गया, आकाश ने माफी मांगने के अंदाज से कहा। कोई बात नहीं, मैं लेट हो रही हूँ, अब मुझे चलना चाहिए। इतना कहकर मधु उठ खड़ी हुई। अरे अभी तो आई हो, प्लीज रुको ना। नहीं रुक सकती, जिस शॉप में मैं काम करती हूँ उसमें रेस्ट होता है। इस समय बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल पाई आज, और हमारी हालत तो तुम जानते ही हो। बहन को एडमिशन दिलाना है अच्छी सी यूनिवर्सिटी में। मैं कोशिश कर रहा हूँ ना, प्रमोशन मिलते ही हम शादी कर लेंगे। मधु, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आकाश ने मधु का हाथ पकड़ते हुए कहा। आई नो, बट प्यार से पेट नहीं भरता, स्टेटस नहीं मिलता, मधु ने हाथ छुड़ाते हुए कहा। आकाश उठ खड़ा हुआ और मधु को बड़े प्यार से बोला, सब ठीक हो जाएगा, तुम हिम्मत मत हारो। मधु को आकाश ने उसकी शॉप जहाँ वो काम करती थी वहाँ छोड़ दिया। मधु घर आई रोज की तरह और दीपा को आवाज दी। दीपा ने उसे खुशखबरी दी
कि फॉरेनर यूनिवर्सिटी से उसे ऑफर आया है, लेकिन इतने पैसे कहाँ से लाएं, इसलिए मायूस थी। मधु ने उसे समझा दिया कि वो कुछ न कुछ जरूर कर लेगी। उस रात उसने गांव जाने का फैसला कर लिया। सुबह ही वो अपने गांव चली गई और अपनी जमीन का सौदा गांव के ही प्रधान से कर लिया। पुराना मकान अपने पास ही रखा ताकि कभी आना पड़े तो सर छिपाने की जगह हो। पुराने घर में दादा के कमरे में एक किताब मिली जो तंत्र मंत्र पर आधारित थी। मधु जिज्ञासा से उसे शहर ले आई। जमीन बेचने से मिले पैसे से उसने दीपा को विदेश भेज दिया और फिर उस किताब को पढ़ने लगी। उसमें ऐसे तौर तरीके के बारे में लिखा था जिससे धनवान और शक्तिशाली बन सकते थे। मधु ने धीरे धीरे किताब के लिखे अनुसार किया और जल्दी ही शहर में उसकी अपनी शॉप और रसूख हो गया। इतना होने पर भी उसने आकाश से दोस्ती नहीं तोड़ी। आकाश सोचता था कि मधु अपनी पुश्तैनी जमीन बेचकर अमीर बनी है। उसे क्या पता था कि मधु की ताकतवर बनने की भूख बढ़ती जा रही थी। मधु ने किताब में पढ़ा था कि अमावस्या पर मानव बलि देने पर वो स्वयं शक्तिमान बन जाएगी। अमावस्या की रात उसने बड़ी कोशिश की बलि के लिए आदमी ढूंढने की, मगर सफल न होने पर आकाश को ही बातों में फंसाकर घर ले आई। आकाश को जरा भी गुमान नहीं था कि मधु उसके साथ क्या करने वाली है। मधु ने उसे कॉफी में नशीली दवाई पिला दी जिससे वो अपना होश खो बैठा। होश आने पर उसने अपने आप को बेसमेंट में पाया। उसने उठने की कोशिश की लेकिन उससे उठा नहीं गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो वहाँ कैसे पहुँचा। मधु ने आकर उसे बताया कि आज ही उसे बलि देनी है, इसलिए उसे वो लाई है। इतना सुनने के बाद आकाश बहुत हंसा। उसके हंसने की आवाज से आईने में देख रही मधु सिहर उठी। कितना भोला, कितना ना समझ था आकाश, जो मधु के धोखे को भी नहीं देख पा रहा था। मधु ने जब तलवार उठाई तो आकाश को होश आया और वो अपने प्यार का वास्ता देने लगा, लेकिन मधु पर जैसे कोई शैतान सवार था। उसने बेरहमी से आकाश की गर्दन उड़ा दी, मगर उससे एक चूक हो गई। दरअसल आकाश को मधुमेह की बीमारी थी। बलि के लिए स्वस्थ मनुष्य चाहिए होता है, इसलिए उसकी बलि स्वीकार नहीं हुई। उसे कोई नई शक्ति नहीं मिली, लेकिन आकाश की डेड बॉडी को भी ठिकाना लगाना था, इसलिए उसने शव को बोरी में डालकर पास के जंगल में चली गई। इतनी बारिश हो रही थी कि कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। कीचड़ में कई बार फिसलने के बाद उसने एक गड्ढा खोदा, लाश को दफन कर दिया और बारिश में भीगती हुई वापस आ गई। उसका दिमाग ठिकाने नहीं था। जरा सी सनक में अपने प्यार की ही जान ले ली और हासिल भी कुछ ना हुआ। घर आकर उसने बेसमेंट बंद कर दिया और रोने लगी। मधु चिहुक उठी। वो आईने से दूर जाना चाहती थी पर कदम जाम हो गए थे। आगे उसने देखा कि दीपा विदेश चली गई और वो सामान्य जीवन जीने लगी। अचानक आईने में आकाश का चेहरा उभरा। उसकी आहट सुनकर मधु ने अपने कान बंद कर लिए। तुम यही जानना चाहती हो ना कि मैं वापस कैसे आ गया? तो सुनो, मुझे तो आना ही था तुम्हारे लिए, तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए। मधु घबराई लेकिन पूछ बैठी, इतनी शक्तियाँ तुम्हें कहाँ से मिली? एक तांत्रिक मेरी आत्मा को कैद करना चाहता था, लेकिन मैंने किसी तरह उसे प्रसन्न कर लिया। उसने ही मुझे ये शक्तियाँ प्रदान की और मैं वापस तुम्हारे पास आ गया। घर आने के लिए तुमने मेरी बहन का सहारा लिया। मधु गुस्से से बोली, हाँ, तुमने अपने घर को अभिमंत्रित कर दिया था। कोई बुरी आत्मा नहीं आ सकती थी, तो तुम्हारी बहन का सहारा लेना पड़ा, जो कि एक पवित्र आत्मा है। तुम क्या चाहते हो आखिर? तुम्हें, सिर्फ तुम्हें। मधु, हमारा प्यार अधूरा जो रह गया है। भारी आवाज सुनकर मधु की बोलती बंद हो गई। तुम समझते क्यों नहीं आखिर? उस वक्त मुझे कोई नहीं मिल रहा था और समय बीतता जा रहा था, तो मैं क्या करती? ओह, अपने प्यार को मारना सही लगा तुम्हें? तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अपने प्यार को लिए बिना मैं मुक्त नहीं हो सकता। चलो आ जाओ मेरी दुनिया में। नहीं, मैं नहीं आऊंगी, मुझे जीना है। मधु की आंखों में
दहशत साफ दिख रही थी। अचानक आईने में से एक सांप निकला और मधु की गर्दन पकड़ ली। मधु का दम घुटने लगा। उसने एक झटके से सांप को फेंक दिया और कमरे से बाहर भागी। आईने से सब तरह के कीड़े मकोड़े निकलने लगे। मधु ने झट से बाहर निकल दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। वो अपनी बहन के पास जाना चाहती थी, इसलिए उसके कमरे की तरफ दौड़ी, लेकिन कमरे की जगह एक लंबा सा गलियारा दिखा। घबराई सी वो चलने लगी। सीलन से भरा हुआ और कहीं से पानी टपक रहा था, जिसकी भयानक आवाज से मधु सिहर रही थी, मगर पीछे नहीं जा रही थी। सामने से आकाश आता हुआ दिखा तो मधु के कदम पीछे हटने लगे। पीछे डरावने चेहरे वाला भूत पिशाच उसकी तरफ बढ़ रहा था। मधु को आकाश की तरफ बढ़ना पड़ा। आकाश बाहें फैलाए खड़ा था। जैसे ही मधु आगे बढ़ी, जाने कहां से बारिश शुरू हो गई। उसे याद आने लगा वो पल जब पहली बार उसने अपने प्यार का इजहार आकाश से किया था, तो रिमझिम बारिश हो रही थी। आ जाओ मधु मेरे पास, हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। प्यार में डूबी आकाश की आवाज सुनकर मधु के कदम तेज हो गए और आकाश की बाहों में समा गई। शायद अब भी आकाश मुझे सच्चा प्यार करता है, सोच रही थी। लेकिन ये क्या, आकाश का चेहरा बदलकर डरावना शैतानी हो गया और उसने मधु को गले से पकड़ लिया। मधु ने भरकस अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की, मगर आकाश ने अपने होठ उसके होठों पर रख दिए। मधु को घिन आई, लेकिन वो अपने आप को छुड़ा ना सकी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके मुंह में सैकड़ों कीड़े डंक मार रहे हैं। मारे पीड़ा के उसकी आंख बहने लगी, मगर अपने आप को छुड़ा ना सकी। आकाश ने उसे छोड़ दिया। मधु ने अपने गले को पकड़ना चाहा, पर जैसे उस पर कांटे बिछे थे। मुंह में हलचल होते ही उसने थूक दिया और खून देखकर उसकी आंख चौड़ी हो गई। घबराओ नहीं, ये दर्द कुछ समय ही होगा। जहर बहुत तेज है। तुमने मुझे जहर दिया? मधु अभी गला पकड़े थी और खून उगल रही थी। हाँ मधु, तुमने भी तो प्यार में धोखे से मुझे मार दिया था। अब मेरा बदला पूरा हुआ। इतना कहकर आकाश का अक्स गायब हो गया और उसके स्थान पर उसकी रूह प्रकट हो गई, जो सफेद लिबाज में थी। मधु जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। मैं जा रहा हूँ, यकीन करो। दीपा को न मैं याद रहूंगा न तुम। अब तुम भी नरक की आग में जलोगी। मैं भगवान से दुआ करूंगा कि वो तुम्हें भी जल्दी मुक्ति दे दें। मधु ने बंद होती आंखों से देखा कि आकाश की रूह धुंध में बनकर उड़ गई। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। कहानी आप लोगों को कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।